नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। आप सभी को पता है हमारे संविधान का भाग 3, ठीक है? चूँकि ये मूल अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये जाता है। हालाँकि ये तो सारा कुछ आप जान ही चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें आपको 1991 से लेके 2021 तक यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे मैं टॉपिक वाइज़ करवा रहा हूँ। उसी संदर्भ में ये हमारा पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी के सेशन में भी ये हमारा थर्ड वीडियो है, जिसमें हम मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के एग्ज़ाम्स में, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ओके। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं ये आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये कांस्टेबल का तो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 21 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मतलब जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, ठीक है? तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो इस सीरीज से आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी यूपी पुलिस एसआई की या आने वाली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो चलते हैं हम आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारत का नहीं, एक्चुअली भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 2, ठीक? सॉरी, भाग 3। भाग 3 में ही हमारा जो मूल कहते हैं मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को ही भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है, ठीक है? और भाग 3 में क्या आ जाता है? हमारा मूल अधिकार, ठीक? मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है? और भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? अगर क्षेत्राधिकार की बात करी जाए, इसमें हमारे मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी थोड़ी को तबीयत खराब है इस वजह से, पर मैं कोशिश करूँगा आपको अंत तक जोड़ने रखने की, ठीक है? तो पहला ऑप्शन आ जाता है मौलिक का अनन्य, मौलिक नहीं है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है और अनन्य, यानी कि भारतीय जो मौलिक अधिकार है उनके संदर्भ में जो हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है? आप सभी को पता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कई बार कई अनुच्छेद हैं, हालाँकि आपने वो पढ़ रखे होंगे कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित हो जाते हैं और कई ऐसे हमारे अधिकार हैं जो कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगी रहे, पर वो प्रतिबंधित नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली आंसर तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन हम इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं हम। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में रहकर ही कोई निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध भी उपचार का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का कोई अतिक्रमण किया गया है, उपचार के लिए सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, चूंकि इसके थ्रू आपको ये तो पता चल चुका होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पर दूसरा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत, सपोज मान लीजिए केरल का कोई व्यक्ति है या दक्षिण भारतीय किसी राज्य का कोई व्यक्ति है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट तो आपका दिल्ली में बैठा है, अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है? यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो। वहीं अगर वो उतनी दूर ना पहुँच पाए, वो चाहता है कि वो अपने यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसके स्टेट का, वहाँ पे चूँकि हाई कोर्ट जो भी रहेगा स्टेट का वो उसके स्टेट में होगा, तो वहाँ पे जाके वो ईज़िली एक्सेस कर सकता है, आसानी से पहुँच सकता है, ठीक है? मान लीजिए दिल्ली से केरल की दूरी या दिल्ली दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी मान लीजिए 1200 किलोमीटर है, ठीक है? वहीं तमिलनाडु का जो कोर्ट है उसकी
मान लीजिए तमिलनाडु में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके घर से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की दूरी है 1200 किलोमीटर और वहीं तमिलनाडु के हाई कोर्ट की दूरी उसके घर से है मात्र 200 किलोमीटर। तो वो कहाँ पे जाना प्रेफ़र करेगा? वो अपने हाई कोर्ट में जाना प्रेफ़र करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 24 है। ये अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में जो कार्य किया जाता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, ठीक है, यानी कि 14 से कम में। परंतु अभिनय के क्षेत्र में बाल कलाकार के रूप में और घर के कार्य के रूप में इनको छूट प्रदान की, अभिनय यानी कि जो कि ये होते हैं ना जो टीवी में या मूवीज में जो कार्य करते हैं, हाँ, वहाँ पे 14 से कम उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं। लेकिन कारखाने में अगर बात करी जाए, कारखाने में रोजगार के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में 13 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक? ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष से कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस मतलब जो ये वाली आज की जो वीडियो है, भारतीय संविधान के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं वो मूल अधिकार से ही पूछे गए। सिर्फ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में नहीं, अपितु आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मतलब एमटीएस से लेके सीजीएल तक का या फिर सीपीओ का या किसी स्टेट का कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिएगा। अगर भारतीय संविधान से उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 में से मतलब 5 क्वेश्चन तो अकेले अकेले मूल अधिकारों से ही पूछे गए होंगे, ठीक? इस वजह से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने हो जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मज़दूरी पर रोक लगाता है? बंधुआ मज़दूरी की अगर बात करी जाए तो आप सभी को पता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम पे चलता था ना कि जो अमेरिका में होता था, मज़दूरों को एक तरीके से कह सकते हैं उनका जीवन पर्यंत उनको मज़दूरी ही करनी पड़ती थी किसी एक व्यक्ति के घर पे, तो वो बेसिकली होता है बंधुआ मज़दूरी, ठीक? तो भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करी जाती है, तो वो जो अनुच्छेद है वो बेसिकली है अनुच्छेद 23। इसमें हालाँकि बंधुआ मज़दूरी के डायरेक्ट तो प्रावधान नहीं किया गया है, बोला गया है, पर भारतीय संविधान को जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बलात्श्रम बोला जाता है। ठीक है? बलात्श्रम पर जो रोक लगाता है वो बेसिकली अनुच्छेद 23 लगाता है और मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम पर जो रोक लगाता है, वो लगाता है अनुच्छेद 23, ठीक है? और इसे आईपीसी की धारा 370 और धारा 371 के तहत कार्रवाई के हालाँकि वर्तमान में धारा 370 इसको तो अब इनवैलिड करार दे दिया गया है, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, कुल मिला के आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 23 के तहत बलात्संग को रोका गया है और आप सभी ने अगर अनुच्छेद पढ़ रखे होंगे तो 32 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी अनुच्छेद 14 और 7 के बारे में आप बताइए। हालाँकि 7 तो भारतीय जो आपके जो मूल अधिकार है उससे संबंधित नहीं है। ये बेसिकली नागरिकता से संबंधित प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 7 में, ठीक है? और 14 की अगर बात करी जाए तो 14 में क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आप ध्यान रखेंगे, आपको पूरे अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक पूरे रटे होने चाहिए यदि आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्तिगत संपत्ति के लिए अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो ये अनुच्छेद 300 ए हो जाएगा। हालांकि ये पहले आपका जो कह सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार था, किंतु बाद में इसको मूल अधिकार से हटा के यानी कि सीधा सीधा संपत्ति के अधिकार की अगर बात करी जाती है तो पहले संपत्ति का अधिकार जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, परंतु बाद में संविधान में संशोधन करने के बाद में इसको वहाँ से संपत्ति के अधिकार को वहाँ से समाप्त करके अनुच्छेद 300 ए में ऐड कर दिया गया था, ठीक? तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 13 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक? अनुच्छेद 300 ए के तहत व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 265 के में विधि के प्राधिकारों के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। हालांकि ये इतना ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु
अनुच्छेद 300 ए है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये 300 ए आपके मूल अधिकारों को समाप्त करने के बाद में 300 ए में जोड़ा गया, इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में डॉट डॉट से अधिक नहीं होगा। हालांकि ये आपका आईपीसी का क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 1 माह। हालांकि ये आईपीसी के तहत इसका प्रावधान था, अभी ये बदल चुका है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई है? कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये हमने जो लिया है, मतलब ये जो वाक्य का अंश लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया था जापान के संविधान से। ठीक है, आपको ये भी पूरा ध्यान रखना है कि हमने किस देश से भारतीय संविधान का कौन-सा भाग लिया है, कौन-सा स्टेटमेंट किस देश के संविधान से लिया है, ठीक है? ये मैं हालाँकि पिछले 2 वीडियो में कंटिन्यू जो भी क्वेश्चंस आए थे, उनमें मैं आपको बता ही चुका था, ठीक? तो ये आपका हो जाएगा जापान के संविधान से, जापान का ऑप्शन डी। ठीक, भारतीय संविधान का वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ये जापान के संविधान से प्रेरित है, ठीक? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, ठीक? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209, जो सर्व शिक्षा अभियान था, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है? तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा को डॉट 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 से डॉट 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 वर्ष तक की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है 2009 जो आया था, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का, या कह सकते जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, वो प्रदान करता है। वो आपका हो जाएगा 6 वर्ष से लेके, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 14। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है कौन सा अधिनियम? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं 22 नवंबर 2021 की जो थर्ड शिफ्ट थी यूपी पुलिस एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में के बच्चों को का मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसे कि राज्य विधि द्वारा जो सरकारी विद्यालय है उसमें निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और ये था 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम था 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? आप सभी को पता है, जो आपके मूल अधिकार हैं वो भी 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। उसमें एक मूल अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें भी कई प्रावधान है, या कह सकते हैं कि कई अनुच्छेद मिलके एक स्वतंत्रता के अधिकार को क्रिएट करते हैं। तो वही ये पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, वो कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जिसमें पहली स्वतंत्रता है आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते, किसी से भी बोल सकते, पर नैतिक वाक्य बोलेंगे। ये नहीं कि किसी को बोलने की अगर छूट मिली है आपको, तो आप हर किसी को गालियां बकते फिरेंगे। ठीक है, फिर आप सामने वाले के जो मूल अधिकार है उसका हनन करेंगे, और ऐसे में ये आपका दंडनीय अपराध हो जाता है। ठीक है, दूसरा है शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। निरायुध मतलब कि निशस्त्र तरीके से, शांतिपूर्वक और निशस्त्र तरीके से, यानी कि आपके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन यानी कि जो मीटअप वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ यानी कि जो ये ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सामान्यतः हम किसी पार्टी को ही ले लें, या कोई भी आप चाहे हिंदू संगठन ले लें या मुस्लिम संगठन, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई भी उठा, उसने अपने 5 बंदे जोड़े और उसको रजिस्टर करवा दिया कि आज से हमारा ये संघ है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है, इस तरीके से। तो ये जो होती है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको अपना ग्रुप रजिस्टर करवाने की स्वतंत्रता है। ये आपका तीसरा अधिकार हो जाएगा। ठीक, चौथे अधिकार की अगर बात करी जाए, तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता है। यानी कि भारत का जो अधिकार क्षेत्र है, या
यानी कि भारत की सीमा के अंदर आप कहीं पे भी आप आ जा सकते हैं, आपको कोई भी रोका नहीं जाएगा। कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं आने-जाने के लिए, सिर्फ़ उन जगहों को छोड़कर जहाँ पे सरकार ने मतलब कि आपको मना कर रखा है। जैसे कि आप अगर बोलें कि मुझको तो ना जो हमारा आर्मी का कंटोनमेंट एरिया रहता है उसमें भी जाना है, तो वहाँ पे आर्मी का अपना नियम रहता है और वो उसमें आपको नहीं घुसने देगी, ठीक है? क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कह सकते हैं कि उसमें स्तर पे चला जाता है इस वजह से, ठीक? तो ये आपका हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करने की स्वतंत्रता, ठीक? और अगर 5वीं स्वतंत्रता की बात करी जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की या वहाँ पे रहने की स्वतंत्रता, यानी कि यदि आप के पास में पैसा है, आप कहीं पे भी जो भारत की सीमा है उसके अंदर जहाँ पे भी आप रहना चाहें, तो वहाँ पे निर्विवाद रूप से रह सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है। बस हाँ, साधारण सी बात है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या मान लीजिए बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ, चूँकि दिल्ली कैपिटल है। तो कानूनी रूप से तो वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु आप उस जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे आपके रहने से किसी को भी मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन ना हो। अब दिल्ली में जाके आप कहीं पे भी अपना तंबू तो लगा नहीं दोगे, साधारण सी बात है ना? तो आपको कहीं न कहीं, कहीं पे जाके उस ज़मीन को परचेज़ करना होगा, उसके बाद में ही आप अपना मकान बनाओगे। तो परचेज़ करने के लिए जो बेचने वाला व्यक्ति है, उसको आपसे किसी प्रकार का शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो आपकी अपनी ज़मीन या जो भी है वो स्वतंत्र रूप से बिना डरे, बिना किसी प्रेशर के आपको सेल कर दे, उसके बाद आप वहाँ पे रह सकते हैं, राइट? ठीक? अगला क्वेश्चन सॉरी अगला पॉइंट 5 हो गए, छठा कहाँ गया? छठा गायब ही हो गया यार। ठीक, कोई बात नहीं। अगला है कि कोई वृत्ति, यही 6th नंबर वाला है, ठीक? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है, तो आप भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर, भारतीय सीमा के अधिकार क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं और आप उसको करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ठीक है? पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हो कि आपको भी ना एयर इंडिया की तरह या अभी जैसे कि इंडिगो ही था ना? हाँ, उसकी तरह आप भी अपनी फ्लाइट डालें। तो साधारण सी बात है, आपके पास में उतना पैसा होना चाहिए, तब जाके आप उस लेवल पे वो व्यापार कर पाओगे। अगर आपके पास में ₹100 है तो आपको ₹100 के लेवल का जो व्यापार होगा वही करना पड़ेगा। ₹100 लेके आप 100 हज़ार करोड़ के तो बिज़नेस नहीं कर सकते। हालाँकि वो आपके लेवल पे आ जाता। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि मतलब पॉइंट ये है कि आपको कोई भी बिज़नेस जो कि आपकी एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो लेवल है, उसके अंदर आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ठीक है? जो भी नियम बने हैं, जो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत जो भी नियम बने, उसके तहत आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नहीं कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो आप गए और आपने अपने खेत में अफ़ीम ही उगा दी, तो वो इल्लीगल व्यापार हो जाएगा फिर, ठीक है? उसके लिए भी प्रॉपर लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं और जिसको लाइसेंस मिलता है बेसिकली वही अफ़ीम की खेती किया करते हैं, ठीक है? तो ये सारा जो हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मैंने आपको बताया था, हमारा एक और अधिकार था जो कि छठा ओके, जो छठा अधिकार था पहले, ठीक है? टोटल ओवरऑल 7 अधिकार थे, ठीक है? 7 स्वतंत्रताएँ थी बेसिकली, ठीक? उन 7 स्वतंत्रताओं में जो छठे नंबर की स्वतंत्रता थी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था बेसिकली, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, उसको बेसिकली समाप्त कर दिया गया था 6 नंबर को और उसको मूल अधिकार पूर्णतः समाप्त नहीं किया मतलब उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था और मूल अधिकार से हटा के उसको अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ दिया गया था। ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बिना इसमें कोई देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ईज़िली है, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस की अगर बात करी जाए तो ये याचिका का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? हम वर्जित करते हैं, हम प्रमाणित करते हैं, किसी को सशरीर पेश किया जाता है या हम आदेश देते हैं। ये बेसिकली हैबियस कॉर्पस की बात करी जाती है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप देखें ये बेसिकली 5 तरीके की वो दी गई हैं आपके भारतीय संविधान में।
हालांकि मैंने इसकी ट्रिक भी शायद करवाई है। बंदी पति परमेश्वर अधिकार उसका, इस तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी पति परमेश्वर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, इस तरीके से मतलब कुल मिला के 5 मूल वो है, सॉरी, भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, 5 प्रकार की क्या बोलते हैं इनको, आज्ञा पत्र मान सकते हैं, ठीक है। तो दिए गए जिसमें हैवेस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक। जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है, या अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश देती है कि बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे आरोपों को अदालत में बताया जाए, ठीक। हैबियस कार्पस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करी जाए तो ये बेसिकली हो जाते हैं आपके नेचुरल जो राइट्स, यानी कि प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, ठीक। हालांकि वही था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, और निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है तथा विदेशियों के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करी जाए सिर्फ और सिर्फ, वह कौन सा अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही उपलब्ध है, किसी बाहर से आने वाले के लिए वो उपलब्ध नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक जो रोजगार का जो मामला है वो, ठीक है। यानी कि जो इक्वलिटी इन मैटर्स टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में दिया गया है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने के की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदान की जाती है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया जाता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में संदर्भित किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक डॉट डॉट है व्यक्तिगत अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। देखिए, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव की जो सुरक्षा करने का अधिकार है, ये बेसिकली आपका मौलिक कर्तव्य भी है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो शायद ये अनुच्छेद 39 में है, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे नहीं दिया, बाकी जब हम पढ़ाएंगे अगला हमारा यही रहेगा मौलिक कर्तव्य, उसमें ये दिया गया आपका, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ये आपका मूल कर्तव्य है। जैसे कि अभी आज की मैं देख रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया, डिस्ट्रॉय किया, उसके विरोध में जो भी राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, या जो भी पर्यावरण प्रेमी है, वो भारत सरकार को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप अभी के डेट में दिल्ली का एक्यूआई देखें तो वो 700 के ऊपर चला गया, मतलब बिल्कुल भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो जीरो हो चुकी है। वहीं इसी एनवायरनमेंट में आप जयपुर का विजुअल अगर आप देखें तो जयपुर कितना साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अरावली जो माउंटेन रेंज है उसकी वजह से, अगर आप, हालांकि डे बाई डे अरावली समाप्त होता जा रहा है, और फिर भी चूंकि वो नेचुरल रूप से समाप्त हो रहा है तो एक अलग बात है, पर यदि आप उसको किसी कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे तो वो फिर कंपनी अंधाधुंध तरीके से उसको समाप्त करेगी, और ये ना सिर्फ मानव सभ्यता के लिए अपितु प्राकृतिक जो है आपदाएं उनको भी आमंत्रित करेगी। और ऐसे में मतलब साधारण सी बात है ना कि एक तरफ हम एक पेड़ एक वृक्ष बेटी के नाम पे, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरीके की योजनाएं चला रहे हैं, वहीं जो वृक्षों से लदी हुई अरावली रेंज है, उस आप पूरे अरावली रेंज को ही समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है। आपने चाहे थोड़े दिन पहले आपने हसदेव के जंगल देखे हो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी इसी तरीके से मतलब अंधाधुंध तरीके से वहां पे भी वृक्षों की कटाई की और जंगलों को समाप्त किया गया। दक्षिण भारत में अगर आप हैदराबाद के क्षेत्र में जाएं, वहां पे भी एक जो था
थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ देखी होगी, किसी यूनिवर्सिटी को लेके वहाँ पे भी एक जो अ, जंगल ही समझ सकते हैं आप उसको भी मतलब कि बहुत बेरहम तरीके से समाप्त कर दिया गया। रात के अंधेरे में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आग लगा दी गई पूरे जंगल में, है ना? और अब अगर आप अरावली को भी समाप्त कर देंगे, कल को आप विंध्याचल या सतपुड़ा को भी समाप्त कर देंगे, इस तरीके से तो देश से जंगल ही समाप्त हो जाएगा। ये किस तरीके का डेवलपमेंट, किस तरीके के डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक? और ये भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने आसपास हरियाली बना के रखे, अपने आसपास के जो वन है, झील है, नदियाँ हैं, उनको साफ-सुथरा स्वच्छ रखे, ठीक है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ठीक? और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करी जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक समिति, हालाँकि ये एक समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। और उसके भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करी जाए तो ये आप कमेंट करके बताइए ये किस देश के संविधान से हमने कॉपी किए हैं, ठीक है? हालाँकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तब भी। और अगर आपने पढ़ा है तब तो आपको पता होना ही चाहिए कि जो हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के तहत, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। हालांकि मौलिक अधिकारों के बारे में आए, मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक अधिकार अगर बात करी जाए तो हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, ये तो आपको पता ही होगा सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे मैंने आपको बताया था बेसिकली 7 तरीके के हैं, जिसमें से अब फिलहाल 6 बचे, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कि हमारी भैंस चोरी हो गई इसलिए चले गए, आपके इन अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तब आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ये नहीं किसी केस को उठा के सीधा आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अनुच्छेद अगर 26 की बात करी जाए तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा अनुच्छेद सॉरी आंसर फर्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत ये आ जाएगा, ठीक? आगे चलते क्वेश्चन 1110 सॉरी 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है? अगर अनुच्छेद 19 की बात करी जाए तो संघ बनाने का अधिकार, ठीक है? ये भी आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। बाकी व्यक्तिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता ये नहीं है, ये आपने अभी पढ़ा भी नहीं होगा, साधारण सी बात है। भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार, आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारा कुछ है, ठीक है? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन, डॉट 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 के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, तो ये आपका हो जाएगा, सामान्य सी बात है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार ही था। कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता ही तो थी, तो उसको सरकार डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक? तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? विधि के समक्ष समता, सामाजिक एकता, उपाधियों का अंत, लोक नियोजन में विषय के अवसर की समता। तो ये आपका हो जाएगा, अलग-अलग व्यक्तियों के साथ में अलग-अलग तरीके से बर्ताव किया जाएगा, तो ये विधि के समक्ष समता, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 114 स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, ठीक है? भाषण की स्वतंत्रता, ओके। अस्पृश्यता और का उन्मूलन, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है? धर्म का पालन एवं प्रसार करना, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नहीं, धर्म का, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ये आपका बेसिकली ये जो सामान्य स्वतंत्रताएँ दी गई उनका अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा ए और बी,
ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्न भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, साधारण सी बात है, अगर इमरजेंसी लगी है देश में और आप बाहर निकल रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो अपनी दुकान खोलनी, तो ये रोक दिया जाएगा ना, साधारण सी बात है। अगला आ जाता है, तो दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया, राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा के आधार पर। तो कौन सा संविधान में कहा गया? ठीक है, ये तो बोला गया। यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नहीं, ये तो मतलब वैसे तो करा जा सकता है, पर ये संविधान में तो वर्णित नहीं है ना। बाकी गृह मंत्रालय चाहे तो कुछ भी कर सकता है, भारतीय संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 117, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? सामाजिक विभेद का उन्मूलन की अगर बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब सामाजिक भेदभाव है ना, इसको ही समाप्त करना, तो ये समानता के अधिकार के तहत ही समाप्त होएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने चूंकि ये सारा कुछ पढ़ रखा होगा, मैं बस आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका द लेवल ऑफ जो आपकी है एग्जाम, वो किस लेवल का जाने वाला है और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? समानता का अधिकार, मताधिकार, निजता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? ये आपने बहुत सुना होगा, राइट टू प्राइवेसी। तो ये जो प्राइवेसी वाला ये जो है ना XYZ, ये आया था आपका 2017 में ही। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना था और निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत संविधान के डॉट 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 के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। उपाधियों के अंत की अगर बात करी जाए तो ये आपके समानता का अधिकार से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, सपोज मैं राजा था पहले, 1947 से पहले आई वॉज द किंग। ठीक है, तो अगर मैं उसके बाद भी अपने नाम के आगे अगर मैं लगाऊंगा, मैं श्री 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 महाराजाधिराज डॉट 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 ये सिंह जी महाराज, ठीक है, तो फिर इस चीज को और एक आम जो सामान्य नागरिक होगा उसमें और मेरे नाम में बहुत अंतर हो जाएगा। चूंकि मेरे नाम के आगे महाराजा लगा है तो दूर से ही लग रहा है कि हाँ महाराजा, तो ये महाराजा एक उपाधि बेसिकली है, तो ये इस उपाधि को समाप्त कर दिया गया था समानता के अधिकार के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में ये वर्णित है। ठीक, आगे चलते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार डॉट 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 से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? अगर मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार की बात करी जाए तो ये आपका संपत्ति का अधिकार चेंज कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, हालांकि मैं ऊपर करवा चुका हूँ, तो आपको अब तो इसको कमेंट करना ही पड़ेगा। और यार कमेंट किया करो, आप ऐसे मतलब वीडियो देख के निकल जाते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो ये बेसिकली हो जाएगा अनुच्छेद 33। ठीक है, हालांकि इस पे हम एक्सप्लेनेशन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है,
यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और एक और अनुच्छेद मैंने आपको बताया था, हालांकि यहाँ पे तो सामने लिखा है, पर आप कमेंट करके फिर भी बताइएगा बिना देखे। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में भी जा सकता है। हाँ, ये भी सही बात है, अगर कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो सामान्य न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक, तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक, और ये देखिए मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये 2017 दिसंबर में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, इसका जो थर्ड पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो जो आपके मौलिक अधिकार है उनमें सबसे पहले नंबर पे पहुंच जाता है, पहली तो बात ये समानता का अधिकार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में आ जाता है आपका अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर पे। तो सी के बाद ए किस में आ रहा है? सी के बाद ए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है। सी के बाद ए इसमें नहीं, इसमें है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। ये दो हो गए। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपका ये हो जाएगा बी। बी इसमें इसमें है बी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार, और आगे चलते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे अगर हम चलते हैं तो सी नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप देख सकते हैं। और ऑप्शन डी लास्ट में आपका अनुच्छेद 29 30 में आपका हो जाएगा जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है वो आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। अ, बस तो ही है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी किसमें इसमें है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी डॉट 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 मौलिक अधिकार के अंग है। तो ये आपके हो जाएंगे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी। व्यक्तिगत आजादी ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है का अंग है, और इसको अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 to 6। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पष्टता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं, ये तो नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सही है। ऑप्शन बी भी आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मान सकते हैं। मान लीजिए मैं राजा हूँ, भारतीय संविधान के तहत मेरा जो स्पेशल अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, मतलब मैं मेरे उपाधियों का अंत हो चुका है अनुच्छेद 18 के तहत। पर भारत में सामाजिक जो अ, क्या बोलते हैं वैमनस्यता है उसको बढ़ाने के लिए कोई विदेश या किसी भी देश का सरकार भारत में जो सामाजिक वैमनस्यता है उसको बढ़ाना चाहती है, तो फिर वो मुझे ना यही जो उपाधि है वो दे देगी फिर से, कि हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आज से आप मतलब संपूर्ण भारतवर्ष के राजा डॉट 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 ये महाराज जी हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसको भारतीय संविधान के तहत स्वीकार्यता नहीं है, तो इसको मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 7। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि
इस एक वीडियो में ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएं। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डॉट डॉट से संबंधित होते हैं। तो ये संविधान अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता होती है उसको कानूनी अपराध माना गया, अनुच्छेद 17। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित याचिका दायर कर सकता है और उसके अलावा न्यायालय जा सकता है। जनहित याचिका ये ऑलरेडी जो पीआईएल होती है ना, पीआईएल जनहित याचिका, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, मतलब एक अलग से टॉपिक दे दिया गया है आपका जनहित याचिका। इसको भी आप पढ़ लेंगे, हालांकि आगे आने वाले टाइम में मैं इससे भी संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसके तहत रिट दायर कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 129। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। समानता का अधिकार 14 से 28। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। धर्म की स्वतंत्रता 11 कहां से आ गया भाई? स्टार्ट ही 12 से हो रहा है तो 11 कहां से आ जाएगा? सिंपल सी बात है ना। ये आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता समानता का अधिकार 14-18, स्वतंत्रता 19-22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25-28, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, इन इसको तो आप मार्क कर लीजिएगा, सारे अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक, आगे चलते अगले क्वेश्चन। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 51। सिंपल सी बात है, ये आपका मूल अधिकारों की बात कर रहा हूँ। मूल अधिकारों को ही मानवाधिकार बोला गया। ये जब मैंने आपको मानवाधिकार करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। हालांकि 2017 के अलावा 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किन अधिकारों को मानवाधिकार बोला गया है। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको मानवाधिकार बोला जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो ये बेसिकली 24 घंटे का टाइम होता है शायद। एक मिनट देख लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 24 घंटे है इसका आंसर। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या किस भारतीय ने को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उन उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी तो सही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, डी आंसर दे रहा है, यानी केवल एक सही है। ओके, दूसरा नहीं सही है। केवल एक। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट दे रहा है, अनुच्छेद 33 के तहत ये उपबंध किया गया है। ये बात स्वरूप है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश और देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया तो हो सकता है आप भी हो जाएं। तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि सपोज मान लीजिए कि आप नहीं चाहते हो कि आप भारतीय सेना में जाके बंदूक से लड़ो, पर यदि जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना या भारत की सरकार चाहेगी
भारत की सरकार को अगर लगेगा कि नहीं, हमारे पास में हमारे हालांकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, पर फिर भी इमरजेंसी के लिए ये प्रावधान बनाया गया है कि अगर भारत की सरकार को लगता है कि उसे आपकी आवश्यकता है, तो आप चाहे तैयार हो या ना हो, पर आपको जाना पड़ेगा बतौर एक भारतीय नागरिक। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? 19 ई संघ बनाने का अधिकार, 19 बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 ए में ही दी गई। ठीक है। हालांकि ये कांस्टेबल लेवल का पेपर है, आप सॉरी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, पर यूपीएसआई में भी आ सकता है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। आगे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डॉट 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 से संबंधित है। अनुच्छेद अगर 20 की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य को डॉट 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 से 14 वर्ष की आयु के, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त जो शिक्षा है उसको देने का प्रावधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे किससे संबंधित है? अगर अनुच्छेद 22 की बात करी जाए तो ये हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। ठीक। और अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो अगले 24 घंटे के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के पास में प्रेजेंट करना होता है, प्रत्यक्ष पेश करना होता है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कम से कम आयु के बच्चे, इतने से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, तो ये 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक। ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करी हो जाती है तो वो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 55। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। 15 जाति धर्म से संबंधित जो भी है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 55 हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। 61 में हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। 51 में हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा और जो भी समृद्धि, और 51 का काम में हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य। ठीक है। और मूल कर्तव्य आपके रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, यही गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 141, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? अगर बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अ, अदालत जा सकता है, और अदालत में भी वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद डॉट 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 6 के तहत। इसको आप पूरा करिएगा, किस अनुच्छेद के तहत जाएगा। अरे यार, यहाँ पे दिया ही गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये मैं बात कर रहा था रिट के बारे में। ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी पति बंदी पति परमेश्वर अधिकार उसका, इस तरीके से मैंने याद करवाए थे। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो वो आपका हो जाएगा 25 से 28 के बीच में। ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, मतलब जीवन और मरण से संबंधित ये 21 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में ये 300 ए में वर्णित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? ये आपका हो जाएगा कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद, ये तो खैर कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी लगा दो। ये आप देख सकते हो 2013 में कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। हालांकि मतलब कुछ अधिकार हैं जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का
क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब चाहे राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्यवाहियों में, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में, न्यायिक कार्यवाहियों में, या उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। तो ये सभी में हो जाएंगे आपके। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक एवं न्यायिक कार्यवाही में लागू होते हैं। नैसर्गिक सिद्धांत के अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपने मामले को तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। व्यक्ति को यथोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा, ठीक। एक नागरिक सभा एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन हो, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। सिंपल सी बात, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, शांति विहीन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो सकता है, परंतु अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतः निलंबित हो जाता है। यह स्वतः ही निलंबित हो जाता है, यानी 358 के तहत, ठीक है। और ए और सी दोनों हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 भी हो जाएगा और अनुच्छेद 14 तो हो ही जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 की अगर बात करी जाए तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचार की अगर बात करी जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ही पहले था पर अब नहीं रह गया, ठीक है। 300 300 ए में अब इसको ऐड कर दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर कोई भी कह सकते हैं विभेद नहीं किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 2011 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? विधि के समक्ष समता अगर हो जाएगी वो हो जाएगी अनुच्छेद 14 में, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? तो संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 34, ध्यान रखें 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपका 2026 में भी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि के शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त किया गया है? ये आपका हो जाए अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। कोई देखिए इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, पर आपको सभी अनुच्छेद रटे होने चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध हो जाएगा? अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। वहीं 18 वाला हो जाएगा आपका क्या? उपाधियों का अंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक। संविधान के कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? ये आपका हो जाएगा 14 से कम के बच्चों को, मतलब कारखानों में जो श्रमिक कार्य रहता है वो नहीं कर सकते, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? ये आपका माना है इन्होंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में
मान्यता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 166 हो गया, 161 ओके। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने वो करवा दिए। अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन अभी तक जितने बने हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1991 से लेके 2021 तक के सभी एग्जाम्स में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बने थे वो मैं करवाऊंगा। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये मैंने जो लगभग अभी 100 के अराउंड 100-150 जो भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, 150 तो नहीं 100 ही होंगे अप्रॉक्स। ठीक है, या जितने भी हैं छोड़ो उसको। तो जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी आपके लिए समझ लीजिएगा, आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस ये समझ लो आप। ओके, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दबा के। ओके, और इस चैनल पे सेम मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे मैं ये सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।